देखो लास्ट क्लास हम लोग एनर्जी हमने पढ़ चुका था, ठीक है, कि एनर्जी होता क्या है। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ा था वो जूल था। 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल के बराबर होता है। नाउ अब हमें पढ़ना है कि एनर्जी तो हमने देख लिया कि एनर्जी है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। और ये भी हमने देखा यहाँ पर कि जितना वर्क डन हम करेंगे उतनी ही एनर्जी इलैप्स होगी, या कह लो कि जितनी एनर्जी इलैप्स होगी उतने ही इक्विवेलेंट वर्क डन होगा। एनर्जी की जो यूनिट है वो हमने देखा जूल होती है। और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन किलो जूल एंड जूल, ये भी हमने देखा कि 1 किलो जूल जो होता है वो 1000 जूल के बराबर होती है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी जो है वो एक तरह का तो होता नहीं है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होगी। दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इनके अलावा भी और भी हैं बहुत सारे, बट ये आपके सिलेबस में है, जिनमें हमें मेनली जो पढ़ना है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी जब भी होगा तो वो ट्रांसफॉर्म्ड होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मीन्स कि अगर सपोज करो काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी को ही कन्वर्ट करके हम पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पोटेंशियल को कन्वर्ट करके काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्रिएट नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ समझना, हमने जैसे कहा कि मेनली जो हमें पढ़ना है वो 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी हमें डिटेल में पढ़नी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का इवन डेरिवेशन भी हम करेंगे यहाँ पर, कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ½ mv² के बराबर होती है। तो यही काइनेटिक एनर्जी, ये प्रूफ करना होगा हमें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ½ mv² के बराबर होगा। तो ये हमने प्रूफ किया हुआ है, ये मैं अभी समझा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले समझो कि होता क्या है। द एनर्जी पोजेस्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है और मोशन में होने के कारण जो उसमें एनर्जी पोजेस्ड होगा बॉडी में, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सपोज कर लो कि फ़ैन है, फ़ैन अभी स्टैटिक पे है, स्विच ऑफ किए हुए हो, तो फ़ैन अभी क्या है, रेस्ट पर है। तो उस सेंस में जो क्या वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी जब फ़ैन रेस्ट पर होगा? नहीं, उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी पोजेस्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट होने के कारण जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में पोजेज होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। एंड काइनेटिक एनर्जी मोशन में होने के कारण, मोशन में ऑब्जेक्ट होगा और उसके कारण जो एनर्जी पोजेज होगी तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ ½ mv²। m यहाँ पर मास है, v यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी कर देंगे ऑब्जेक्ट का, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, और m यहाँ उसी ऑब्जेक्ट का मास होगा और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जिसका मास m है और जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं उसका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। एसआई यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाहे एनर्जी किसी भी फॉर्म का हो, एसआई यूनिट हमेशा क्या होगी, जूल होगी। नाउ अब इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ये ½ mv² आया कहाँ से। तो प्रूफ में देखना, सिंस वर्क जो होता है वो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। नाउ अब यहाँ पर वर्क जो है हम लिख सकते हैं, वर्क को सिंबलाइज करके लिख रहे हैं, तो W इक्वल टू फोर्स को F और डिस्प्लेसमेंट को S, तो W इक्वल टू F इंटू S। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको मैंने। आल्सो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे फिजिक्स के मोशन चैप्टर में, तो थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मोशन का जो था वो क्या था, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, 2 कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। सिंस ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है मूव करना फ्रॉम द रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है और फिर यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट किया है, तो रेस्ट से अगर स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज वी आर टेकिंग u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी।
सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, और v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस 0, तो v स्क्वायर केवल बचेगा, इक्वल टू 2as एज इट इज़ रखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 मैंने दे दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड लॉ में जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि सेकेंड लॉ न्यूटन्स का क्या था, F इक्वल टू एम इंटू ए था। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन a निकाल दिया, a इक्वल टू एम जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा f के, तो यहाँ पर f डिवाइड बाई m हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 मैंने दे दिया। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाला है वो हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया a की जगह पर। तो ये हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, देखो 2 ये है, a की जगह पे हमने ये रख दिया f अपॉन m, तो f अपॉन m और s एज इट इज़ रह गया, तो 2 इंटू एफ अपॉन एम इंटू एस, ये v स्क्वायर आ गया। नाउ यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो f इंटू एस को एक तरफ ही रखेंगे, f इंटू एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को, और इक्वल टू m यहाँ डिवाइड में था, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो m इंटू वी स्क्वायर हो गया, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इस साइड जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। तो f इंटू एस जो आया वो क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ गया। और हमें एज यूजुअल जैसे हमने पहले पढ़ रखे थे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो f इंटू एस यानी वर्क डन के बराबर होगा, तो वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। और हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन है, तो काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं कि वर्क डन की जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेशन आया कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम वी स्क्वायर है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड किया वो किस पर डिपेंड किया, मास पर डिपेंड किया और वेलोसिटी पर डिपेंड किया। तो यहाँ पर क्या है, सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, मास पर डिपेंड किया और वेलोसिटी पर डिपेंड किया, देयरफॉर मास अगर हैवी होता है यानी हैवी बॉडीज मूविंग विद हाई वेलोसिटीज़, अगर मास भी हैवी है और उसकी वेलोसिटी भी वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, देन स्लो मूविंग बॉडीज ऑफ स्मॉल मास, यानी जिसका मास कम है और वो स्लोली मूव कर रहा है यानी वेलोसिटी कम है, तो उसके कंपैरिजन काइनेटिक एनर्जी हैवियर मास वाले की ज़्यादा होगी जो कि हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने पहले ही आपको डिफाइन करके समझा दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एनर्जी पोजेस्ड होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज हम गिवन बाय दैट इज mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हाइट है और ये फॉर्मूला हमने पहले डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में एसआई यूनिट सिंस एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म का हो, मैंने बताया कि एसआई यूनिट क्या होगी, सेम रहेगी, दैट इज जूल। याद रखना वर्क डन की भी एनर्जी जूल होती है और एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पावर। पावर क्या कहलाता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, यानी पावर को हम कैसे बोलेंगे कि पावर जो है हम कितना काम कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो यहाँ पर सिमिलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो पावर को P लिख रहे हैं, वर्क डन को W और टाइम टेकन को T, तो P इक्वल टू W अपॉन T हो गया। एसआई यूनिट जो पावर की होगी वो क्या होगी, वॉट होगी। तो यहाँ पर पावर की जहाँ पे 1 वाट मैंने लिख दिया है, और वर्क डन की एसआई यूनिट हमें पता है कि जूल होती है तो 1 जूल हो गया, और टाइम की होती है सेकेंड तो 1 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे 1 वाट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर 1 वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 वाट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास हुआ कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। तो इसी को हमने डिफाइन किया है अब नेक्स्ट में। तो यहाँ देखो 1 वाट क्या है, कैसे डिफाइन किए, तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज सेड टू बी 1 वाट, वो 1 वाट कहलाया। नाउ पावर जो हमने डिफाइन किया अभी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ये हमने बोला। दूसरे तरीके से जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो अभी हमने पीछे ये पढ़े कि वर्क डन जितनी करेंगे
ठीक है, उतनी ही एनर्जी इलैप्स होगी। तो हम इसको एनर्जी इलैप्स्ड के रिस्पेक्ट में या कंज्यूम्ड के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करेंगे? तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कि जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है, उसे हम पावर कहेंगे। तो एनर्जी इज कंज्यूम्ड एट विच रेट, तो रेट की बात कर रहे हैं यानी टाइम टेकन तो आएगा। तो पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन हो गया। नाउ पावर को P, एनर्जी कंज्यूम्ड को E से रिप्रेजेंट किए कैपिटल E, एंड टाइम टेकन जो है वो T से रिप्रेजेंट किए स्मॉल t। तो यहाँ पर P इक्वल टू E अपॉन T, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। नाउ सम रिलेशन आपको याद रखना है, दैट इज़ कि 1 किलोवाट जो होता है, चूँकि हमने पढ़ा कि पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है, तो वाट में हमने 1 किलोवाट की अगर हम बात करेंगे तो वो 1000 वाट के बराबर होता है, और 1 मेगावाट की बात करेंगे तो 10 पे पावर 6 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर मेगावाट का m जो होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि अगर स्मॉल m देते हो तो वो मिलीवाट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेगावाट लिखेंगे, मेगावाट कैपिटल M और W 10 पे पावर 6 वाट के बराबर होगा। अनदर यूनिट भी होती है पावर के हमारे पास, तो पावर की जो अनदर यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड हॉर्स पावर, जिसको हम सिंबल में लिख रहे हैं HP। HP यहाँ पर H जो होगा वो स्मॉल होगा हॉर्स पावर का। तो 1 HP जो होता है, अभी HP का और वाट का क्या रिलेशन है? तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। तो कोई भी इंजन हो गया, मोटर हो गया या पंप सेट हो गया, उसकी अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के बराबर हो गया। ये रिलेशन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं आपको ये यूज़फुल होगा। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें, जैसे आप घरों में जो आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को आप कैसे आप मेजर करते हो, कैसे आप बताते हो कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी बिलिंग आती है, इलेक्ट्रिकल रीडिंग जो मीटर की रीडिंग होती है, ठीक है, वो आप यूनिट में कैलकुलेट करते हो। यानी आप कहते हो कि हाँ कितनी यूनिट आई है इस महीने, तो आप कहते हो 100 यूनिट आई है, 200 यूनिट आई है, 300 यूनिट आई है। इस वे में आप बात कर रहे हो, यानी यू विल एक्सप्लेन इन यूनिट कि हाउ मच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, तो आप उसको यूनिट में रिप्रेजेंट करके बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल जो होती है वो क्या होती है? कॉमर्शियल यूनिट जो होती है 1 किलोवाट आर के बराबर होती है। कॉमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आर कहलाती है। तो किलोवाट आर जो है, इसी को हम जो 1 यूनिट कह रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 यूनिट को ही हम कंसिडर कर रहे हैं 1 किलोवाट आर, जो कि हम यूनिट में कैलकुलेट करके और बोल रहे हैं, जो मीटर रीडिंग आ रही है। तो 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर होगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट आर की और जूल का रिलेशन क्या है, ये तो हमने यूनिट का बता दिया। अब 1 किलोवाट आर और जूल का, क्योंकि ये भी एनर्जी की यूनिट है, किलोवाट आर और जूल भी एनर्जी की यूनिट है, तो रिलेशन कुछ ना कुछ तो होगा। वो रिलेशन क्या है? दैट इज़ 1 किलोवाट आर को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आर, और 1 किलोवाट को हम क्या कर रहे हैं? वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 किलोवाट जो होगा वो 1000 वाट, और 1 आवर में कितने सेकंड होगा? तो 60 इंटू 60 सेकेंड के बराबर होगा। यानी कि आपका आ गया 3600, ये आ गया 3600 सेकेंड हो गया, और प्लस इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 वाट से, तो ये आपका आ जाएगा वाट सेकेंड। नाउ इसी को हमने क्या किया? साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। तो देखो इस पर कितना जीरो है? तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 जीरो है, यानी 10 पे पावर 5 लिख सकते हैं। तो 36 इंटू 10 पे पावर 5 को हमने क्या किया? 36 ना लिखकर मैंने 3.6 लिख दिया है, इंटू 10 पे पावर 6, ये आ गया। एक यहाँ पर बढ़ गया जीरो, यहाँ डेसिमल बढ़ाने पे। तो 1 किलोवाट आर जो हो गया वो 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल के बराबर आ गया। तो ये हमारा रिलेशन बना है।